Good morning, everybody. Standard 9, subject Hindi, lesson 11, part 1. Part 1 लिखा है? हाँ, lesson 11, part 1. एक यात्रा यह भी, ओके, एक यात्रा यह भी। चलो स्टार्ट। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है। रामदरस मिश्री जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, एक पई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय टाइम टेबल कहानियाँ। आप लोगों के पास नहीं है आम के तो पत्ते, फिर आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। एक यात्रा यह भी, इसमें जो है ना लेखक जो है वो बीमार है तो यात्रा करता है, लेकिन वो यात्रा से डरता है। 10th स्टैंडर्ड, यहाँ वीडियो बन रहा है, कोई डिस्कशन नहीं थी। तो इसमें जो है लेखक यात्रा कर रहा है और यात्रा करने के लिए वो जाता है, लेकिन उसको बहुत डर लगता है। क्यों यात्रा से डर लगता है? क्योंकि जो ऑटो वाले वो देखते हो, कभी कभी आप लोग स्टेशन से बाहर निकलते हो तो सभी ऑटो वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, सब अलग अलग जो है, कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, कोई अलग किराया मांगता है, कोई अंशंत किराया मांगते हैं। इन सब चीज़ों से वो यात्रा को, उनको लेखक को डर लग रहा है। तो लेखक क्या है? भीरू है, यात्रा भीरू, यानी कि यात्रा से डरने वाला। आगे बताओ। बहुत मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असज्जता तो अनुभव होती है अनशन किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही, और क्यों, और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। हम प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वाजिंदे पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे गए हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया न। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर
लग सकती हैं। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आओ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाओ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है। मैं भी BA पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी आ गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी गिड़गिड़ाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अटेर के हाथ मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ यानी कि बहुत उम्र वाला जो इंसान होता है ना, उसको अधेड़ बोलते हैं। 50-60 साल की उम्र वाला। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस उचट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसने माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दी जाने का संकट है। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना का पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी हैं। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब तक ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब
तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है, तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा विवाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अपरितिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्दीन करता रहे। हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशासन होने से बचा लिया दुर्दशा। और अपने जीवन के साथ तो उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उपकार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हो। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्य केतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। ओके, खड़े रहो खड़े रहो। चलो पवन, क्वेश्चन पूछो पहले। लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? और कोई? तुम्हारे हाथ में कंटिन्यू वो बज रहा है। आप लोग के पास टाइम टेबल नहीं है या आप लोग आज टहलने आए हो स्कूल? जो आप लोग टेक्स्ट बुक वगैरह लेकर नहीं आए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, बैठ जाओ। लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? कौन बोलेगा? नहीं, मैं बोलूँगी। चलो कामाक्ष बोलो, देखे क्या पढ़े हो अभी? हैं? बुक नहीं है तो पढ़ रहा तो सुना नहीं? हम भी सुन ही रहे, तो सुना तो बताओ, सुना तो बताओ। पीछे क्रेनी,
पूजा, सब यहाँ टहलने आई हो? खुशबू, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है? तुम्हारे पास? और अपना पता। लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? कहीं जाना ही पड़ेगा होटल तक पहुंचाने के लिए वो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला कि हमें 1 घंटा अभी लगेगा, टाइम लग जाएगा तो तुम जाओ। लेकिन वो ऑटो वाला वहीं पे खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो लोग अनजान थे शहर में और उनको होटल तक पहुंचाना था। मतलब टेक्स्ट बुक भी नहीं है कि यहाँ पे लेसन पढ़ा गया, उसको भी नहीं सुना गया। नेक्स्ट। लड़की ने मोहन से गिड़गिड़ाते हुए क्या कहा? बस ये 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में घुस रहा है, और बाकी सब जो है मुंह देख रहे हैं। रोहन बोलो। लड़की ने मोहन से कहा कि मोहन मेरी मदद करो, मेरे पिताजी मुझे किसी अधेड़ के हाथों सौंप रहे हैं। हाँ, बेच रहे हैं, जो भी हो। ठीक है, ये सही है। मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? क्योंकि लड़की तकलीफ में थी। ओके, तुम बताओ। पावर। तकलीफ में ठीक है, नेक्स्ट। थानेदार की क्या विशेषता थी? ये तो सुना होगा, थानेदार की क्या विशेषता थी, ये भी नहीं सुना? ध्यान कहाँ है तुम लोग का? फिर जब क्लास में एक भी क्वेश्चन का आंसर तुम लोग नहीं दे सकते हो। अभी तो आंसर ही एक एक वाक्य में पूछ रहे हैं आंसर। थानेदार की क्या विशेषता थी, अभी पढ़ा इतनी बार। अगर ध्यान से सुना होता तो ये बता देते। क्या फ्रंट में बैठे हो, इसकी स्टाइल देख रहे हो कि कैसे पढ़ रहा है? तो बताओ, थानेदार की क्या विशेषता थी? हाँ हनी। थानेदार कवि थे, कवि सम्मेलन में वो कविता कविता का पाठ किया। ये सुना था, पढ़ा था, इसने सुना था। क्या बैठो सब। मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? मास्क करने बोलो, मुझे और कोई थोड़ा चाहिए। चलो
और कोई? मोहन चाहता था कि इतने पैसे उनके लिए बहुत। और कोई? इतना तो हो सके उसने बचपन में अपने माँ बाप का त्याग नहीं पाया था। उनके प्रेम के सामने पैसा बड़ा नहीं था। लेखक दंपति के प्रेम के सामने पैसा बड़ा नहीं था। उनका प्रेम। आपको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। आज तो क्वेश्चन ही पूछवाएंगे। लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? लेखक ने ऑटो वाले की को स्वीकृति यानी कि स्वीकार क्यों किया कि हाँ तुम्हारी ऑटो में हम चले जाएंगे? उसने बताया कि उसे कुछ अपना मन जैसा लगा। और डिटेल में बताओ, 2-3 वाक्यों में उत्तर है। बाबूजी आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। इससे आप कहीं और ढूंढोगे, इससे अच्छा मेरा ही ऑटो क्यों नहीं? तो उसके इस बात पे अजब सा आकर्षक था जिससे लेखक को स्वीकृति देनी पड़ी। अच्छा, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? इन तीनों को तो ये लोग तो क्लास में थे ही नहीं। अभी वेकेशन में कहीं घूम करके आए हैं तो वही घूमने वाला सीन जो है चारों तरफ घूम रहा है। कहाँ गए थे वेकेशन में घूमने के लिए? खुशबू कहीं गई थी? पूजा तो वहीं पे घूम रही होगी, अभी तक लौट कर नहीं आई हो। ट्रेनिंग कहीं नहीं गई थी तो फिर लौट कर आने में टाइम क्यों लग रहा है स्कूल? हाँ बोलो। हाँ मोहन की पारिवारिक उसके माँ बाप बेटा और उसके भाई ने और भाई वकील था और उसने भी बीए पास किया था और नौकरी की तलाश में था। और उसकी शादी हो गई। बोल रहे। लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? लड़की क्यों तैयार नहीं थी और किस लिए? मतलब इतना आंसर बोलने के बावजूद भी आप लोग नहीं बोल पा रहे हो आंसर। वैसे लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी और क्यों? अरे क्योंकि वो कम उम्र की थी। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट। लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। समझ में आया? बड़े बड़े लोग नारी हित महिलाओं के हित की बातें करते हैं लेकिन अपने व्यवहार में यानी कि अपने जीवन में वो चीज़ें उतारते हैं। सामने वाले को उपदेश देंगे कि तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद वो नहीं करेंगे। लेकिन मोहन ने इसके बदले मोहन ने लड़की को अपनी पत्नी बनाकर उसको दुर्दशाग्रस्त से बचाया। इसीलिए वो उसने मानवतापूर्ण साहसपूर्ण कार्य किया, इसीलिए लेखक उसे बड़ा मानते हैं। लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? हाँ तो आप बता स्टोरी। 1 मिनट। बेटा देखिए,
वो भी दिमाग होना चाहिए बुक से आंसर बोलने के लिए भी। ज़्यादा उनको परेशानी ऑटो वाले से होती थी जो अंत शंत किराया मांगते थे। मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। मोहन का चरित्र चित्रण करना है, मोहन के बारे में बताना है। वो तो पहले आंसर दिया था ना। हाँ वही चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीरियड में इसके बारे में। और उस दिन ज़्यादा प्रॉक्सी है।